नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पढ़ाईपुर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मध्यकाल में झारखंड के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकाल में झारखंड की जो स्थिति थी या क्या क्रियाविधि रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका एक और वीडियो जो पार्ट 1 है वो अपलोड हो चुका है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। और ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे, अकबर के बारे में पढ़ेंगे, शेरशाह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले जो पूर्व मध्यकाल यानी कि मध्यकाल को देखो, मध्यकाल का जो पूर्व मध्यकाल है उसके बारे में हम लोग हर्षवर्धन से जो दिल्ली सल्तनत या मुग़ल का जो सल्तनत है उसके बीच की अवधि को पूर्व मध्यकाल कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले पार्ट में पढ़ रखा है, जिसमें टांगीनाथ मंदिर कहाँ है, महामाया मंदिर कहाँ है। तो ये टांगीनाथ मंदिर गुमला में, महामाया मंदिर भी गुमला में, इस तरह से। और छिन्नमस्तिका पीठ के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस राज्य में है, झारखंड में है और झारखंड में कहाँ पर है। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं उत्तर मध्यकाल के बारे में, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है हम लोगों को लोदी वंश के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में बख्तियार खिलजी हो चुका है, अलाउद्दीन खिलजी हो चुका है, मोहम्मद बिन तुगलक हो चुका है। ये तीनों शासक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखिए लोदी वंश से स्टार्ट करेंगे। तो जो पहले वाले वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं उसको दूसरे पार्ट 1 को जाके वीडियो देख लीजिए, तब जाके ये समझ में आएगा या उसके बाद है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके जीएसएससी सीजीएल और उत्पाद सिपाही में काम आएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। हो सकता है वीडियो लंबा है लेकिन पूरा देखिए। देखिए लोदी वंश से झारखंड इसके प्रभाव से मुक्त था। झारखंड जो था लोदी वंश के प्रभाव से लगभग मुक्त था, इसका कोई प्रभाव यहाँ नहीं था। और लोदी वंश के जो समकालीन नागवंशी राजा हैं, लोदी वंश के समकालीन नागवंशी राजा थे वो प्रतापकर्ण थे। ठीक है। प्रतापकर्ण थे, छत्रकर्ण थे और विराटकर्ण थे। ये तीन जो नागवंशी शासक हैं वो लोदी वंश के समकालीन थे। ठीक है। अब बात करते हैं समकालीन, इन्हीं के समकालीन उड़ीसा के गजपति वंश का सामना झारखंड को करना पड़ा। लोदी वंश के प्रभाव से तो मुक्त था, लेकिन उड़ीसा में उन्हीं के समकालीन, जो लोदी वंश के समकालीन या प्रताप, छत्र और विराटकर्ण के समकालीन एक उड़ीसा में गजपति वंश था, जिसका संस्थापक जिसके जो थे कपिलेंद्र थे। कपिलेंद्र इनका नाम है, गजपति कह सकते हैं। तो इनका सामना झारखंड को करना पड़ा था। और ये क्या किए थे, यानी कि कपिलेंद्र ने क्या किया था कि संथाल परगना और हजारीबाग को छोड़कर अन्य नागवंशी राज्य पर अपना प्रभाव जमा चुके थे। कौन? कपिलेंद्र गजपति। कहाँ के शासक? उड़ीसा के। ठीक है। अब देखिए 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भय से 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के शासक जो थे, जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी, याद रखिएगा, जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के साहेबगंज में शरण ली थी। किसके भय से? सिकंदर लोदी के भय से। कब? 1494 में। कहाँ शरण ली थी? तो झारखंड के साहेबगंज में शरण ली थी। जौनपुर शासक का नाम हुसैन शाह सरकी। तो देख पा रहे हैं आप लोग कि एक पॉइंट से कितने ज़्यादा एमसीक्यू कवर हो पा रहे हैं, यानी कि कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका। फिर बात करते हैं आदिल शाह की। तो आदिल शाह को देखिए, आदिल शाह को बीजापुर का शासक कहा जाता है, मतलब या फिर कह सकते हैं कि आदिल शाह कहाँ के शासक थे? बीजापुर के शासक थे। और इन्हें झारखंडी सुल्तान का दर्जा प्राप्त हुआ, मतलब इनको झारखंडी सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये परीक्षा में सीधे आ भी चुका है झारखंड के अन्य एग्जामों में, तो हो सकता है कि इस बार भी पूछे। तो झारखंड का झारखंडी सुल्तान किसे कहते हैं? तो आदिल शाह। ठीक है। अब बात करते हैं शेरशाह की। शेरशाह जो है बंगाल अभियान के दौरान, अपने बंगाल अभियान के दौरान जो 1534 से 1537 के दौरान झारखंड में प्रवेश किया। ठीक है।
और इसका जो पुत्र जलाल खां था, किसका पुत्र? शेर शाह का पुत्र जो जलाल खां था, वो तोलियागढ़ी किले पर राजमहल क्षेत्र में जो है उस पर नाकाबंदी की। किसने? तोलियागढ़ी किले पर नाकाबंदी किसने की? तो जलाल खां। किसका पुत्र जलाल खां है? शेर शाह का। अच्छा, फिर बात करते हैं 1538 में रोहतास किला पर कब्जा किया। शेर शाह ने 1538 में रोहतास किला पर कब्जा किया। फिर इसी के काल में शाही सिक्के का प्रचलन शुरू हुआ। झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का श्रेय भी शेर शाह को जाता है। 1539 में, ठीक है, 1539 ईस्वी में क्या हुआ कि चौसा का युद्ध हुआ। ठीक है, चौसा का युद्ध में हुमायूं को हराया शेर शाह ने सॉरी। फिर 1538 में सेनापति ख्वास खां और दरिया खां, मतलब शेर शाह के सेनापति ख्वास खां, और ख्वास खां ने दरिया खां के साथ मिलकर क्या किया कि महारथ चेरो को हराया। किसको हराया? महारथ चेरो को हराया, और हरा करके श्याम सुंदर नामक, देखिए श्याम सुंदर नामक हाथी जीता, और हाथी जो था सफ़ेद रंग का था। किस रंग का था? सफ़ेद रंग का था। अब देखिए 1538 में, ठीक है, 1538 में सेनापति ख्वास खां और दरिया खां ने मिलकर महारथ चेरो को हराया था, और महारथ चेरो को हरा करके श्याम सुंदर नामक हाथी जीता था जो सफ़ेद रंग का था। ठीक है, यानी कि 1538 में सेनापति ख्वास खां और दरिया खां ने मिलकर क्या किया कि श्याम सुंदर नामक हाथी को जीता था। किससे? महारथ चेरो से, उसको हरा करके। अब बात करते हैं यहाँ 1538 में, किसमें? 1538 में क्या हुआ? सेनापति ख्वास खां, अच्छा ये सेम पॉइंट है, एक ही पॉइंट आ गया है यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं अकबर के बारे में। ठीक है, ख्वास खां दरिया खां महारथ चेरो को हराया, श्याम सुंदर नामक सफ़ेद हाथी जीता। ठीक है, अब अकबर के बारे में बात करते हैं। तो 1575 में टकरोई युद्ध किया अकबर ने। 1585 में शहबाज खां को झारखंड विजय हेतु भेजा गया, झारखंड के विजय के लिए। और इसके समकालीन जो थे मधुकरण शाह थे। समकालीन नागवंशी शासक कौन था? समकालीन नागवंशी शासक मधुकरण शाह थे। और मधुकरण शाह ने अधीनता स्वीकार की, और अधीनता स्वीकार करने के बाद क्या किया कि वार्षिक मालगुजारी देना भी स्वीकार किया। अब मधुकरण शाह जो थे, सॉरी सिंह लिख दिए हैं, मधुकरण शाह और मनसबदार कौन? अकबर का मनसबदार मान सिंह जो थे, ये दोनों मिलकर, अब जब अधीनता स्वीकार कर लिए तो मधुकरण शाह और मनसबदार मान सिंह दोनों मिलकर उड़ीसा के शासक, कहाँ के शासक? उड़ीसा के शासक कुतलुग खां और पुत्र निसार खां, उड़ीसा के शासक कुतलुग खां और उसके कुतलुग के पुत्र निसार खां के विरुद्ध अभियान चलाया। क्या चलाया? अभियान चलाया। अब बात करते हैं 1589 में मान सिंह झारखंड बिहार का सूबेदार बना। मतलब उस समय तो बिहार ही था, लेकिन झारखंड में पढ़ रहे हैं तो झारखंड बिहार का मान सिंह जो है 1589 में सूबेदार बना। ठीक है, 1589 में ही सूबेदार बन करके चेरो राजा चित्रजीत राय को पराजित करता है। ठीक है, लेकिन 1605 में क्या हो जाता है कि अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो जब अकबर की मृत्यु हो जाती है तो बाद में फिर चेरो सत्ता स्थापित हो जाता है। तो ये पलामू से संबंधित था। अब बात करते हैं सिंहभूम के बारे में। तो देखिए ये पलामू से संबंधित था, अब ये सिंहभूम के बारे में है। 1592 में क्या हुआ कि मान सिंह उड़ीसा अभियान के लिए गया, और उड़ीसा अभियान के दौरान क्या किया कि सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश किया। ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश किया। और इस समय जिस समय प्रवेश कर रहा था तो उस समय क्या था कि इस समय पोरहट में सिंहवंशी रंजीत राय का शासन था। जिस जगह से वो प्रवेश कर रहा था उस जगह का नाम जो पोरहट है, वहाँ पे पोरहट में रंजीत सिंह का शासन था, चेरो राजा रंजीत सिंह। तो फिर रंजीत सिंह पर भी आक्रमण हुआ। तो रंजीत सिंह पर जब आक्रमण हुआ तो रंजीत सिंह ने
अधीनता स्वीकार कर ली। और जब अधीनता स्वीकार कर लिए तो रणजीत सिंह को मुग़ल के अंगरक्षक दल में शामिल कर लिया गया। और जब इनका अंगरक्षक दल में ये शामिल हो गए तो फिर शामिल हो गए, ठीक है। अब 1592 में ही मानसिंह राजमहल यानी साहेबगंज बंगाल की राजधानी बनाया। मानसिंह 1592 में साहेबगंज को यानी कि जो राजमहल क्षेत्र कहा जाता था उसको बंगाल की राजधानी बनाया। तो ये था हमारा लोदी वंश, आदिल शाह, शेर शाह से, अकबर से महत्वपूर्ण तथ्य। अकबर का अभी और बचा हुआ है तो मैं बता दे रहा हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। इसी सेशन में अकबर के बारे में बचा खुचा बता दे रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए और एक एक चीज़ नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी या दिक्कत ना हो, याद कर लीजिएगा। देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं कि बंगाल को अपना राजधानी बनाया, साहेबगंज बंगाल राजमहल क्षेत्र को 1592 में किसने? मानसिंह ने। उसके बाद 1590-91 में किसमें? 1590-91 में मिदनापुर अभियान शुरू किया। किसने? मानसिंह ने। मानसिंह ने मिदनापुर अभियान शुरू किया। मिदनापुर अभियान, मिदनापुर अभियान शुरू किया। और जब मिदनापुर अभियान शुरू किया तो झारखंड के मानभूम, जिसको धनबाद आज का बोलते हैं, मानभूम से गुजरा। कहाँ से गुजरा? मानभूम से गुजरा। मानभूम से गुजरा। मानभूम से कब गुजरा? तो मिदनापुर अभियान के दौरान। और वहाँ पे परा तेलकुपी के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया ना। तेलकुपी मंदिर का, परा एंड तेलकुपी मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, ठीक है। तेलकुपी मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। उसके बाद आईने अकबरी के अनुसार, आईने अकबरी के अनुसार, किसके अनुसार? आईने अकबरी के अनुसार, आईन अकबरी के अनुसार आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 और चंपा परगना बिहार सूबा में शामिल किया गया। 6 को कहाँ पे? 6 को कहाँ पे है? हजारीबाग का जो 6 क्षेत्र है, हजारीबाग का 6 क्षेत्र, और चंपा परगना को, किसको? चंपा परगना को, इन दोनों को बिहार सूबा में शामिल किया गया। कहाँ पे? बिहार सूबा में शामिल किया गया। बिहार सूबा में शामिल किया गया। ये इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आईने अकबरी से मिलती है। और जब शामिल किया गया तो मलगुजारी तय किया गया 15,500। और मलगुजारी कितना तय किया गया इसका? मलगुजारी इसका तय किया गया 15,500 तय किया गया। तो लोदी वंश, शेर शाह, अकबर, आदिल शाह के बारे में हम लोग इस वीडियो में देख लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मध्यकाल में इन तीनों शासक का समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित जो भी क्रियाविधि उस समय हुआ था, जो घटना घटे थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होगा। एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, झारखंड का सीजीएल हो गया, या फिर आपका उत्पाद सिपाही हो गया, या अन्य झारखंड का किसी भी एग्ज़ाम में वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये वीडियो आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारे चैनल को।